कि ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन होता है, रीनल मेडुला इनर रीजन होता है, ठीक है ना भाई। रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन, रीनल मेडुला इनर रीजन। और फिर रीनल मेडुला मेनली कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल पेल्विस, ठीक है ना भाई। रीनल पिरामिड्स हैं वो ओपन इनटू माइनर कैलेक्स, फिर वो आगे मेजर कैलेक्स बनते हैं, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरिटर। बहरहाल ये चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे जाके आगे। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हम ले रहे हैं टॉपिक का ये है फंक्शंस ऑफ किडनी। ये बेटा अक्सर इम्तिहान में थ्योरी में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनीज। 12 में भी टीचर अक्सर पूछते हैं, तो ये आसान सी चीज मैंने बना के लिखी है। मेजर फंक्शन ऑफ किडनी इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। मेन फंक्शन क्या है? टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। हाँ भाई, आवाज तो आ रही है ना? आर यू लिसनिंग? हाँ भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? हाँ ठीक है ना भाई। तो अब इसमें मैंने ये एक रेगुलेशन वाला वर्ड जो है ये मैंने डाला है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, आरबीसी प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्ट्रोफॉर्म ऑफ विटामिन डी। बस ये ध्यान में रखिए। रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर किस तरह? थ्रू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन या रिटेंशन या थ्रू रेनिन सिक्रीशन। ये हमने ये सीवीएस में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ सीरम ओस्मोलरिटी भी इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, आरबीसी प्रोडक्शन थ्रू रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये हमने पढ़ा था ना भाई, ये एरिथ्रोपोएसिस में किडनी रिलीज एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो मेजर सोर्स होता है एरिथ्रोपोएटिन का, वो किडनीज होती है। ये जाता है ब्लड में, वहां से जाता है बोन मैरो की तरफ, स्पीड्स अप एरिथ्रोपोएसिस प्रोडक्शन, ठीक है ना, आरबीसी प्रोडक्शन। तो it also stimulates release of erythropoietin, therefore it increases its RBC production rate। अच्छा, और दूसरी रेगुलेशन किस चीज की है? 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 फॉर्मेशन। इस स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, सिंपली एक्ट्रोफार्मा विटामिन D3 या 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ये किडनीज में ये 25 OH विटामिन डी ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो ये ध्यान में रख लें कि रेगुलेशन में क्या हेडिंग्स बताएंगे? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, आरबीसी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्ट्रोफार्मा विटामिन डी, खत्म, ठीक है ना। फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी आसान चीज है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान भी है, इसको भी ध्यान में रख लें। रिमूवल ऑफ metabolic waste products, that is urea, uric acid and creatinine, and also gluconeogenesis. It stimulates formation of glucose from amino acids, that is gluconeogenesis. Gluconeogenesis किस तरह डिफाइन करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, मेनली अमाइनो एसिड्स। तो और इसका फंक्शन क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और लास्ट एक्शन इसका फंक्शन क्या है? इट रीअब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, दैट इज जो काम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मसलन ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और जो भी केमिकल्स हैं, दीज आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द किडनीज।
और अननेसेसरी अनवांटेड सब्सटेंस वो बाहर निकलेंगे बॉडी से। तो मेजर फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है ना भाई। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, आरबीसी प्रोडक्शन एंड विटामिन production of ectoform or vitamin D, and removal of urea, uric acid, creatinine, gluconeogenesis, and reabsorption of the nutrients. ये इसके फंक्शंस हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे भाई, आसान भी हैं। इसको आप इसका जो है ना ये कोशिश करके फ्लो चार्ट बना लें। उसके बाद ये बेसिक चीजें हैं बेटा जिनके बाद चारा भी नहीं है और उसको समझना भी पड़ेगा। अक्सर पूछती है इम्तिहान, डिफाइन नेफ्रॉन, बारह में पूछती हैं, एमसीक्यू में भी आता है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल और यूरिन फार्मिंग यूनिट ऑफ द किडनीज। तो नेफ्रॉन कोई पूछे भाई डिफाइन करो तो क्या बताएंगे? इट इज द functional unit of kidneys. Simply, it is a functional unit of kidneys or urine forming unit of the kidneys. अच्छा, फिर ये भी अक्सर इम्तिहान में पूछते हैं वाइवा में या एमसीक्यू में, ईच एक में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो ईच किडनी कंटेन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितनी होती है? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी कंटेन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो पहले तो डेफिनेशन आ गई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, नंबर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। फिर इसके पार्ट्स, नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या हैं? इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पस्कल में दो चीजें आएंगी, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ये भी इसका हम डायग्राम देखेंगे। ग्लोमेरुलस क्या है? ये कैपिलरी नेटवर्क है। सिंपली ग्लोमेरुलस क्या है? ये कैपिलरी का एक नेटवर्क है, ठीक है ना भाई। उसके नीचे उसको सराउंड करता है बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना भाई। तो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इट इज अ हाई प्रेशर बेड, ठीक है ना भाई। और बोमेन कैप्सूल क्या है? ये इट इज अ कप शेप्ड mouth of nephron that surrounds glomerulus. It's a cup-shaped mouth of nephron that surrounds glomerulus. उसके बाद आती है चीज रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और फिर लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का मेजर एक्शन क्या है? द साइट ऑफ मोस्ट फिल्ट्रेट रिअब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज फिल्टर होती है प्लाज्मा से, मोस्टली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वहीं से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का एक पोर्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, तो उससे ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल। तो क्या टिक करेंगे? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ मोस्ट फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन। फिर लूप ऑफ हेनले है, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। एक ही चीज है, असेंड डिसेंडिंग होती है, फिर यू शेप टर्न होता है, फिर ऊपर डिसेंडिंग होती है। जब आगे हम पढ़ेंगे इस पे जाके डिटेल में। फिलहाल जस्ट हम ये ध्यान में रखें कि ये इसके ट्यूब्यूल्स के कौन से पार्ट्स होते हैं? लूप ऑफ हेनले, इट इज द साइट ऑफ काउंटर करंट मल्टीपोलर सिस्टम। काउंटर करंट मल्टीपोलर सिस्टम ये सेपरेट टॉपिक है जो इस लूप ऑफ हेनले के फंक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है ना। तो ये इसका फंक्शन है। तो फॉर्म फ्लूइड टू बी कंसंट्रेटेड फ्लूइड को बनाना, ठीक है ना। एक डाइल्यूटिंग सेगमेंट होती है, दूसरी कंसंट्रेटेड सेगमेंट। एक सेगमेंट जो है वो डाइल्यूट करती है, दूसरी सेगमेंट कंसंट्रेट करती है। क्या है हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम ध्यान में रखें कि मेजर फंक्शन लूप ऑफ हेनले का क्या है? इट इज साइट ऑफ काउंटर करंट मल्टीपोलर सिस्टम। इस तरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का मेजर फंक्शन क्या था?
most filtrate reabsorb here, ठीक है ना, और loop of Henle site of counter current multiplier system. The distal tubule, it performs final adjustments of tubular fluid, ठीक है ना, according to the body needs, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल पे ये हार्मोन्स के भी इफेक्ट्स होते हैं, अल्डोस्टेरोन है, एडीएच है, कभी बॉडी में फ्लूइड कम है तो फिर एडीएच की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, वाटर ज्यादा रिअब्सॉर्ब होगा, इस तरह अल्डोस्टेरोन के सेपरेट एक्शंस हैं। तो फाइनल एडजस्टमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल सोडियम है या पोटेशियम है या वाटर, ये डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रीनल ट्यूब्यूल्स कौन से बताएंगे, कोई पूछे भी रीनल ट्यूब्यूल कौन से हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, इनके भी सेपरेट पार्ट्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके एक्शंस में। फिलहाल डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का एक ही फंक्शन है, साइट ऑफ मोस्ट फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले साइट ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। डिस्टल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? परफॉर्म्स फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। अच्छा, फिर नेफ्रॉन के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ nephrons, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Two types of nephrons, cortical nephrons. 85% of the nephrons are the cortical, cortex में होते हैं, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ द किडनीज वहां पर होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, रीनल कॉर्टेक्स द आउटर रीजन ऑफ द किडनीज। तो 85% कार्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है ना भाई। और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? 15%। अब पहले ध्यान में आप इधर रखें, रीनल कार्पसल किस चीज को कहते हैं? दो चीजों को मिला के रीनल कार्पसल कहते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंट्स कैप्सूल, ठीक है ना। तो कोई पूछे भी व्हाट इज रीनल कार्पसल, इट इज मेड अप, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंट्स कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या है, रीनल कार्पसल यानी दो चीजें हैं, इज क्लोज टू सरफेस ऑफ द किडनीज, पता है ना, ऊपर होती हैं। तो देयर रीनल कार्पसल इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द किडनीज एंड देयर इफरेंट आर्टेरियोल्स ब्रेक अप इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इनके इफरेंट आर्टेरियोल्स, अभी हम डायग्राम देखेंगे, दीज ब्रेक अप इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या है? टू रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर, remaining जो salt water है they are absorbed by the peritubular capillaries। आगे चलें फिर, juxtamedullary nephron जो 15% है, their renal corpuscle is near medulla, नीचे होता है, medulla के करीब होता है। juxta means near, junction जैसा समझो, ठीक है ना। their efferent arterioles break up into vasa recta vessels, their efferent arterioles break up into vasa recta vessels। function क्या है? to form concentrated urine, to form concentrated urine। ये दो चार पॉइंट्स हैं नेफ्रॉन्स की जो अक्सर इम्तिहान में भी एमसीक्यू में आती है कि कार्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कम होते हैं। कार्टिकल नेफ्रॉन्स की जो रीनल कार्पसल है, इट लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द किडनी, और ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की जो रीनल कार्पसल है, ये इट इज नियर मेडुला ऑफ द किडनीज। फिर इनके जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं कार्टिकल नेफ्रॉन्स के, ब्रेकअप टू फॉर्म पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के इफरेंट आर्टेरियोल्स ब्रेकअप टू फॉर्म वासा रेक्टा वेसल्स। अब आगे इनके एक एक फंक्शन क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर रिमेनिंग, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और वासा रेक्टा का मेजर फंक्शन क्या है? टू फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है ना भाई। ये चीजें ध्यान में रखें। फिर है पाथ ऑफ फ्लूइड थ्रू नेफ्रॉन, ये हमने पढ़ा ना भाई, नेफ्रॉन रीनल कार्पसल आ गई, फिर रीनल ट्यूब्यूल्स आ गया, फिर आगे किस तरह ये फ्लूइड मूव करती है, ठीक है ना भाई। ये ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा फिल्टर हुई, उससे फ्लूइड गई कहां पर? बोमेंट्स कैप्सूल में, ठीक है ना। वहां से जाएगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, वहां से लूप ऑफ हेनले, आगे डिस्टल ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर आगे रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना।
then ureter and is excreted out as urine. तो पास्ता फ्लूइड ये भी ध्यान में रखें कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होगी कहाँ जाएगी, बोमेंस कैप्सूल में, फिर वहां से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, फिर लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, डाइल्यूटिंग सेगमेंट्स होती है इसकी और कंसंट्रेटेड सेगमेंट्स होती हैं, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल के अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पार्ट होता है, दूसरा लेट डिस्टल ट्यूब्यूल पार्ट होता है, यहाँ पे हम चीजों में नहीं पढ़ते, खाली डिस्टल ट्यूब्यूल है, साइट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, फिर कलेक्टिंग सिस्टम जो है वो उसको इस यूरिन को कलेक्ट करता है, फिर ये पेल्विस में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेटर में, अल्टीमेटली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये भाई देखें, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है ना, आगे वो उससे बनते हैं एफरेंट आर्टरीोल्स, ठीक है, आगे जो भी ब्रांचेस बनी, ठीक है ना, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती है जो आगे पढ़ती हैं, रीनल आर्टरीोल, ठीक है ना, उनसे बनेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, आगे फिर इफरेंट आर्टरीोल्स बनती हैं। तो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ अबाउट 50 कैपिलरीज, इट इज अ हाई प्रेशर बेड, यहाँ पे एरो बनाया है, ठीक है ना, ये क्या है, इस चीज को इंडिकेट करता है, जो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा एंटर हुई, इट इज फिल्टर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू बोमेंस कैप्सूल, नीचे ये कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, और ये फिर कंटिन्यूस हो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के साथ, फिर आगे जो है ये लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, आगे फिर कलेक्टिंग सिस्टम होता है। तो ये एफरेंट आर्टरीोल्स, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरीोल, और यहाँ पे फिर जो इफरेंट आर्टरीोल पड़ा ना, ब्रेकअप इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये इफरेंट आर्टरीोल नीचे जा रहा है, फिर आगे जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती हैं, साइट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान, ये मेरे ख्याल में गाइटर में भी डायग्राम बनाया हुआ है, या मोनोस फिजियोलॉजी में, उसको आप अच्छी तरह देख लें। आगे फिर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, रीनल ब्लड सप्लाई, इट इज अबाउट 22 to 23% ऑफ कार्डियक आउटपुट। ये एमसीक्यू में भी आता है कि किडनीज हैव receive about 23% of cardiac output per minute. Renal artery, a branch of abdominal aorta, brings blood to each kidney. ठीक है ना भाई, इसका मैंने आपको बताया वेस्कुलर पाथवे कौन सा है, ये आप ये एनाटॉमी में पढ़ेंगे डिटेल में। रीनल आर्टरी, वहां से फिर सेगमेंटल आर्टरी बनेगी, फिर लोबर आर्टरी, फिर इंटर लोबर आर्टरी, फिर आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट से फिर एफरेंट आर्टरीोल्स बनेंगे, ठीक है ना, आर्क्यूएट आर्टरी से एफरेंट आर्टरीोल्स पड़ेंगे। हमारा यहाँ पे काम की कौन सी चीज है, एफरेंट आर्टरीोल, ठीक है ना। ये एफरेंट आर्टरीोल्स क्या है, ये इट इज अ हाई प्रेशर बेड्स, इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फ्लूइड फिल्टर होती है। इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg, ठीक है ना, एट द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कौन सी साइट्स है जहां पे प्लाज्मा फिल्टर होती है, दैट इज एफरेंट आर्टरीोल्स। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द एफरेंट आर्टरीोल्स। कितना होता है, इसकी वैल्यू भी आती है, कितनी है, 60 mmHg। तो एफरेंट आर्टरीोल्स आर द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिर एफरेंट आर्टरीोल्स ब्रेक अप टू फॉर्म ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये एफरेंट आर्टरीोल्स से क्या बनता है, फिर ग्लोमेरुलस बनता है या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इट इज अ नेटवर्क ऑफ 50 कैपिलरीज, इट इज अ ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज, 50 कैपिलरीज, ठीक है ना भाई। तो ग्लोमेरुलस से आगे फिर क्या चीज आएगी, रीजॉइन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी रीजॉइन टू फॉर्म इफरेंट आर्टरीोल्स।
तो पहले एफरेंट आर्टीरियोल बना, ये यहाँ पे हमें चीज ध्यान में रखनी है। एफरेंट आर्टीरियोल, साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, हाई कैपिलरी, हाई प्रेशर बेड विद 60 mmHg प्रेशर, उनसे बना ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। फिर आगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी रीजॉइन टू फॉर्म efferent arteriole which then break up to form peritubular capillaries। तो efferent arterioles किस में ब्रेकअप होगा? peritubular capillaries में। ये क्या है? लो प्रेशर बेड है, 13 mmHg प्रेशर है, इट इज साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट्स। तो कुछ यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो हाई प्रेशर बेड कौन सा है? एफरेंट आर्टीरियोल्स। लो प्रेशर बेड कौन सा है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। नाउ दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अब्सॉर्ब रीनल ट्यूब्यूल्स। फिर आगे ड्रेन होता है, स्मॉलर वेन्स, अल्टीमेटली लार्ज वेन्स। तो ये ध्यान में रखें, एफरेंट आर्टीरियोल्स, फिर ग्लोमेरुलस, फिर efferent arterioles, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर वेन्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स, ग्लोमेरुलस, peritubular capillaries, efferent arteriole, glomerulus, efferent arterioles, फिर peritubular capillaries, फिर आगे क्या बताएंगे? वेन्स। तो ये इनको रीनल ट्यूब्यूल्स को कौन सी चीज सराउंड कर रही होती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वो सराउंड करती है। इनमें हाई प्रेशर बेड कौन सा है? सारे वेसल्स में एफरेंट आर्टीरियोल्स। और लो प्रेशर बेड कौन सा है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी बेटा इम्तिहान में अक्सर आता है, थ्योरी में भी। व्हाट आर द पेक्युलरिटीज ऑफ रीनल सर्कुलेशन? एक तो रीनल ब्लड फ्लो जो हमने पढ़ा अभी कि 23% ऑफ कार्डियक आउटपुट है, ठीक है ना। 1100 मिलीलीटर पर मिनट बोथ किडनीज, ठीक है ना। सो हाई ब्लड फ्लो होता है। ये पॉइंट, ये मेरे ख्याल में आप इसका ये पिक्चर निकाल ले। इट हैज द रीनल सिस्टम हैज द पोर्टल वेसल्स, पोर्टल सिस्टम। इसका पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर मोर ब्लड। डिटेल में जाके आप गाइडेंस में पढ़ें, ठीक है ना। यहाँ पे खाली जो मेजर पॉइंट्स हैं इसकी ये मैंने बताई हैं। इट इज अ पोर्टल सिस्टम। उसका पर्पस क्या है? टू डिलीवर मोर ब्लड। और फिर आगे क्या लिखा है? एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर देन efferent arteriole। एफरेंट आर्टीरियोल क्या होता है? इट इज वाइडर देन efferent arteriole। अब इसका भी बेनिफिट है। वाइड होने वजह से, वाइड होने से क्या बेनिफिट होगा? आगे आगे जो है ना एक, अच्छा ये भी एक ध्यान में रखने के बाद इनकी जो ल्यूमेन साइज है efferent arteries वगैरह की अंडर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जब ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है तो एफरेंट आर्टीरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं। जब उनके जो ये एफरेंट, ये सिंपैथेटिक वेसल्स, सिंपैथेटिक नर्व जब एक्टिवेट होंगी एफरेंट आर्टीरियोल्स की, तो क्या होगा? वेदो कंस्ट्रिक्शन होगी। अब जब, अच्छा, तो अब ये efferent arterioles are wider than efferent arterioles due to, अच्छा, पर efferent arterioles की साइज नैरो होती है। efferent arterioles have narrow size। इस नैरो साइज की वजह से क्या बेनिफिट होता है? efferent arterioles वाइडर हैं, फिर efferent arterioles नैरो हैं, बीच में एक ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है। तो नैरो साइज की वजह से क्या होता है? efferent arterioles की नैरो साइज की वजह से क्या होता है? इट offers greater resistance to blood flow. It offers greater resistance to flow of blood. Now this creates a high glomerular blood pressure. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों होता है? कि efferent arterioles की ल्यूमेन साइज नैरो होती है। नैरो होने की वजह से क्या है कि पीछे जो है ना, उससे पहली वाली जो वेसल है उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। दिस प्रेशर
induces filtration. तो efferent arterioles wider है to supply more blood, to receive more blood supply, और efferent arterioles narrow है, इनका पर्पस क्या है? To offer greater resistance to flow of blood. पीछे जो उससे पहली वेसल्स होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके अंदर जो ब्लड पड़ा होगा, क्योंकि पीछे उनके जो है डाउन स्ट्रीम में इफरेंट आर्टरियोल्स पड़े हुए हैं, उनकी साइज नैरो है, जिस वजह से क्या है कि ये इन वेसल्स के अंदर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है ना। दिस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन. तो एफरेंट आर्टरियोल्स आर वाइडर to receive more blood, efferent arterioles are narrow. इनका पर्पस to offer greater resistance to blood flow. इसका बेनिफिट क्या है? To induce filtration. अच्छा, पर real blood flow is greatest to the renal cortex, ठीक है ना, to supply more oxygen. renal cortex जो कार्टिकल नेफ्रॉन्स हैं वहां पे उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है. कार्टिकल जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, इनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है. इस वजह से नेचर हैज प्रोवाइडेड मोर ब्लड एंड मोर ऑक्सीजन टू द कॉर्टेक्स एज कंपेयर टू मेडुला. तो कॉर्टेक्स में की ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड ब्लड, एंड इट इज लोवेस्ट इन द मेडुला. अच्छा, फिर लोवेस्ट ब्लड का क्या बेनिफिट है? that circulates around in the medulla. This low blood pressure is important for formation of concentrated urine, for the formation of concentrated urine. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रीनल ब्लड फ्लो जो हमने पढ़ा 23% ऑफ टारगेट आउटपुट, ये कांस्टेंट होता है डिस्पाइट वेरियस चेंजेस इन ब्लड प्रेशर. आर्terial ब्लड प्रेशर चेंजेस या फ्लक्चुएशंस का इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, रीनल ब्लड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, दूसरी बात, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि रीनल ब्लड फ्लो कैन बी मेड बाय PAH, दैट इज पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे खाली वर्ड लेके ये ध्यान में रखें कि रीनल ब्लड फ्लो हम मेयर करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो वाया व्हिच केमिकल? पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड. तो पेक्युलरिटीज ऑफ रीनल सर्कुलेशन में क्या चीज आएगी? 23% ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव करती है किडनीज, ठीक है ना. एफरेंट आर्टरियोल्स वाइडर है, इफरेंट आर्टरियोल नैरो है. नैरो की वजह से क्या होगा? ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, इंड्यूसेस मोर फिल्ट्रेशन. रीनल ब्लड फ्लो कॉर्टेक्स की तरफ ज्यादा होता है, मेडुला की तरफ कम होता है, ठीक है ना भाई. और this blood flow remains constant despite variations in blood pressure, fluctuation in blood pressure. और दूसरी बात, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, this renal blood flow can be measured by renal plasma flow via a chemical known as para-amino hippuric acid. अब लास्ट एक चीज है जो बता के हम खत्म करते हैं लेक्चर. बेसिक थ्योरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ये भी भाई इम्तिहान में सेपरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी छोटा है, ये आप जहन में रखें, ये इम्तिहान में आता है. what is the basic theory of urine formation? What is the basic process of urine formation? So major function of kidneys is to clean blood to form urine, ठीक है ना. मेजर फंक्शन किडनीज का क्या है? To clean blood and to form urine. Now this urine, this process of urine formation occurs in 3 steps. Number 1, glomerular filtration. Number 2, tubular reabsorption. Number 3, tubular secretion. तो ये 3 स्टेप देर याद रखें. यूरिन इज फॉर्म्ड बाय 3 स्टेप्स. नंबर 1, glomerular filtration. Number 2, tubular reabsorption. Number 3, tubular secretion. ठीक है ना भाई. तो कोई पूछे तो भाई बेसिक थ्योरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है? यूरिन इज फॉर्म्ड बाय 3 बेसिक मैकेनिज्म्स. Number 1, glomerular filtration. Number 2, tubular reabsorption. Number 3, tubular secretion. ये फिल्ट्रेशन में क्या होगा? अभी हमने पढ़ा glomerulus acts as arterial end of the capillary. ये glomerulus है, glomerulus acts as the
आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज। ये आपने ये सर्कुलेशन में पढ़ा होगा कि कैपिलरीज की एक आर्टीरियल एंड होती है और दूसरी वीनस एंड होती है। तो ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज। वहां पे क्या होगा, प्लाज्मा फिल्टर होगी, ब्लड से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे केमिकल्स निकलेंगे और दिस फिल्टर्ड फ्लूइड प्लस न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द बोमेंस कैप्सूल। वही चीज हमने जो पढ़ी इसको थोड़ा हमने सिंपलीफाई किया है। तो फिल्ट्रेशन कहां पर होगी, ग्लोमेरुलस में। दिस ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज, इट फिल्टर्स प्लाज्मा, ठीक है ना। अब ये फिल्टर फ्लूइड कहां जाएगी, इट एंटर्स इनटू द बोमेंस कैप्सूल। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा से जो फ्लूइड बनी ये कहां जाएगी, बोमेंस कैप्सूल में। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक्ट एज वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी। ये कौन सी थी, आर्टेरियल एंड। तो वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज कौन सी एड करती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। Now these peritubular capillaries selectively reabsorb important substances जो बॉडी को नीड होते हैं। Peritubular capillaries selectively reabsorb important substance back into the blood and remove waste and unwanted substances which are not reabsorbed। But ठीक है ना भाई, तो waste products are not reabsorbed, only nutritionally important या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, या और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एज पर बॉडी नीड्स, ठीक है ना, या वाटर है, दीज आर रीअब्सॉर्ब्ड। आगे तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये कहां पर होगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी दैट सराउंड रिनल ट्यूब्यूल्स, दीज एक्ट एज वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज, दीज सिंपली सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। से यहां पर खत्म कर दें, नीचे को छोड़ दें। लास्ट क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। Now peritubular capillaries actively secrete some substances like hydrogen ions, potassium ions, etc. into renal tubules। तो हाइड्रोजन आयंस अगर बॉडी में ज्यादा है तो एक्सक्रीट ज्यादा करेगी, पोटेशियम की जो है वो कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होगी, इसको एक्सक्रीट करेगा। तो सिलेक्टिवली ये और एक्टिवली ये सिक्रीशन होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक्टिवली सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। ये सीक्रेट होके फिर जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल से, फिर वहां से यूरिन के थ्रू बाहर पास हो जाएंगे थ्रू बॉडी। तो दिस आर 3 बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन। ये कौन सी साइड